हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सेक्शन 23 तक पढ़ लिया था। पर मान लो फ्रेंड्स, अगर कोई भी एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और उस एग्रीमेंट में हमने सेक्शन 23 में पढ़ा था कि अगर फुल फ्लेज वो अनलॉफुल है, उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अगर फुल फ्लेज अनलॉफुल है, तो ऐसे केस में तो एग्रीमेंट वॉइड होना ही होना है। पर क्या हो कि जब उसका 70 to 80% तक, मतलब मैक्सिमम पार्ट तो लॉफुल हो, पर कुछ एक नॉर्मल पार्ट या कुछ माइनर सा पार्ट अगर उसका अनलॉफुल हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 ये बताता है व्हेन एग्रीमेंट मेड विथ पार्शली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट का मैक्सिमम पार्ट तो लॉफुल है बट कुछ पार्ट जो अनलॉफुल है, तो ऐसे केस में एग्रीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें दो क्लोज दिए हुए हैं। पहला क्लोज, जब सेवरल कंसिडरेशन विथ सिंगल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब उस किसी भी एग्रीमेंट में जो उसके कंसिडरेशन तो बहुत सारे हैं पर उसका ऑब्जेक्ट एक ही है, और वो जो बहुत सारे कंसिडरेशन है उसमें से अगर सिंगल कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है तो भी जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। दूसरा इसका क्लोज ये बोलता है कि जब कंसिडरेशन तो सिंगल है बट उसके पर्पस बहुत सारे हैं, तब क्या होगा, अगर उस पर्पस में जो जितने बहुत सारे जिनके पर्पस, उसमें से सिंगल पर्पस भी अगर उसका अनलॉफुल होता है, तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट जो बन रहा है वो अनलॉफुल होगा, और ऐसे केस में उस एग्रीमेंट को वॉइड होना ही है। पर जो एग्रीमेंट का जो वॉइड होना है, ये दो केसेस पे होता है। पहला केस ये कि जब अनलॉफुल जो पार्ट है वो लॉफुल पार्ट से अलग ना हो सके, पहला केस ये। और दूसरा केस ये कि जब जो लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट है उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले केस में चलते हैं कि जब अनलॉफुल पार्ट और लॉफुल पार्ट दोनों अब जब एक दूसरे से अलग ना हो सके, तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो पूरा फुल फ्लेज ही वॉइड हो जाएगा। एग्जांपल से हम समझते हैं, ए और बी है। ए को बी ने घर में कामकाज के लिए रखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही वो उसके साथ अवैध संबंध भी बनाता है, और इसके लिए वो उसको 10,000 रुपये पेमेंट देता है। मान लो अगर वो उसको 10,000 उसकी पेमेंट देने बंद कर देता है, तो ऐसे केस में वो उस एग्रीमेंट को जाके क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि जो ए है वो उसमें ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि उसको कितना पैसा उसके अवैध संबंध के लिए मिल रहा था और कितना उसके कामकाज के लिए मिल रहा था। सेकंड केस इसका क्या बताता है, जब लॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को हम अगर सेपरेट कर पाए, तो ऐसे केस में जो अनलॉफुल पार्ट होगा वही वॉइड होगा, बाकी का पूरा एग्रीमेंट सेफ होगा, लीगल होगा। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो ए और बी है, ठीक है। ए को बी ने अपने जो बिजनेस है उसके अकाउंटेंसी के काम के लिए रखा। उसने उसकी पेमेंट 15,000 रुपये डिसाइड की। उस 15,000 रुपये में उसके 5,000 जो थे वो बी के जो लीगल बिजनेस है उसके अकाउंटेंट के काम के लिए रखा, और बाकी के जो 10,000 रुपये थे उसके इलीगल बिजनेस के अकाउंटेंसी के काम के लिए रखा था। अब ऐसे केस में जब अगर बी ए को अब उसकी जो 15,000 रुपये की पेमेंट देना बंद कर देता है, तो वो जाके कोर्ट केस कर सकता है, और उस केस में उसका जो 5,000 रुपीज़ का अमाउंट था उसके लिए वो एक लॉफुल एग्रीमेंट के साथ में उसके केस को वाजिब किया करार दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो 5,000 का रुपीस था वो लॉफुल था, और वो 15,000 के अमाउंट से बिल्कुल प्रॉपर रूप से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ तक सेक्शन 24 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 25 की तरफ। सेक्शन 25 हमें क्या बताता है, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विथआउट कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही वो होता है कि अगर आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम समझे तो ये सीधा सा मतलब है कि ये एक सौदा है। सौदे में अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उसको रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पर क्या हो कि अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन मतलब कि रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वॉइड होंगे। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शंस है। अगर उस एक्सेप्शन के बेसिस पर अगर एग्रीमेंट है और वो विथआउट कंसिडरेशन भी है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड नहीं होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। वो एक्सेप्शंस क्या है? वो एक्सेप्शंस में इसमें कुछ क्लोजेस है। पहला क्लोज इसका ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड विद नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है, वो एग्रीमेंट अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस में होता है और वो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होता है। सेक्शन 25 के क्लोज 1 में जो क्लोज रिलेटिव की जो डेफिनेशन दी है, वो क्लोज रिलेटिव में कौन कौन आता है, जितने भी
पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं, वो दामाद ससुर के बीच में, भाई बहन के बीच में, माँ बेटे बाप बेटे के बीच में, जितने भी ये जो एग्रीमेंट आते हैं, जितने भी ये जो रिलेशन मैंने बताया, ये क्लोज रिलेटिव के बेसिस में आते हैं। ठीक है, तो जब क्लोज रिलेटिव्स के बीच में एग्रीमेंट होता है वो विथ नेचुरल अफेक्शन एंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ में, तो ऐसे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होंगे, भले इसमें विदाउट कंसिडरेशन की एग्रीमेंट हो रहे हैं। इसके कुछ शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। कुछ जो शर्तें, कुछ कंडीशंस ये है कि पहला तो ये जो एग्रीमेंट है वो लिखित होना चाहिए, दूसरा ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीसरा ये कि जो एग्रीमेंट है वो नेचुरल लव और अफेक्शन के बेसिस पे बनना चाहिए, और चौथा ये क्लोज रिलेटिव के बेसिस पे होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। एग्जांपल से समझेंगे, ए और बी है, ए बी का दामाद है। ठीक है, बी नेचुरल लव और अफेक्शन के बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी के 1 लाख रुपए ए को नाम करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो, ऐसे केस में बी ने जो 1 लाख रुपए अपने दामाद ए को देने के जो एग्रीमेंट किया है वो वॉइड नहीं होगा, ये पूरी तरीके से लीगल होगा, क्योंकि नेचुरल लव और अफेक्शन के बेसिस पे है, लिखित है और ये पूरा रजिस्टर्ड है। ठीक है, पर क्या हो कि ये जो एग्रीमेंट है जो क्लोज रिलेटिव के बीच में तो हो रहा है, पर नेचुरल लव और अफेक्शन के बेसिस पे ना होके किसी भी गुस्से या बदले की भावना से हो रहा है, तो ऐसे जो एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है वो नेचुरल लव और अफेक्शन के बेसिस पे ही होने चाहिए। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी है, ये कपल है। ठीक है, ए और बी अपनी मैरिज लाइफ में से परेशान होकर, ठीक है, एक एग्रीमेंट बना देते हैं। उस एग्रीमेंट में बी ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी को रोज मंथली बेसिस पे 15,000 रुपये देगा, बस उसको वो उससे अलग रहना है। ऐसे केस में मान लो वो 7 साल तक उसको वो 15,000 रुपये महीने मंथली बेसिस पे दे रहा है। 7 साल बाद में जब वो उसका पैसा देना बंद कर देता है और वो कोर्ट में जाके उसकी वाइफ बी उसकी वाइफ ए अगर क्लेम करती है, तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था वो नेचुरल लव अफेक्शन के बेसिस पे ना होकर उनके बीच में एक गुस्से के बेसिस पे, बदले के बेसिस पे हुआ था। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट है वो विदाउट कंसिडरेशन के अनलॉफुल होंगे और वॉइड हो जाएंगे। सेकंड क्लोज इसका ये आता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट मेड टू कंपैशनेट एक्ट डन वॉलंटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि जब कोई एक पार्टी कोई ऐसा काम करती है, ठीक है, अपनी इच्छा से वो काम कर रही है और ऐसा काम करती है जो दूसरी पार्टी का कर्तव्य था, ड्यूटी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उस काम को करने के लिए। अब जो दूसरी पार्टी है, जो पहली पार्टी ने काम किया है, उसके कंपेंसेशन में या तो फुल फेस या पार्शली उसको कंपेंसेशन देना चाहती है, तो ऐसे केस में जो उसका जो एग्रीमेंट होगा जो विदाउट कंसिडरेशन, ये भी लॉफुल होगा, वॉइड नहीं होगा। पर इसकी कुछ शर्तें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि लिखित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो पहली जो पार्टी है इसका काम दूसरी पार्टी के लिए किया होना ही चाहिए, और जो दूसरी पार्टी है उसका वो जो काम पहली पार्टी ने किया है वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पहली पार्टी ने जो काम किया है वो पहली पार्टी एडल्ट होनी चाहिए, मतलब कि फुल फ्लेज मैच्योर होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और क्लोज है कि जब पहली पार्टी कोई काम कर रही है, अगर अपनी वॉलंटियर बेसिस पर वो काम कर रही है, तो उस काम को करते वक्त जो दूसरी पार्टी जिसके लिए वो काम कर रही है उसका अस्तित्व है, मतलब कि उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। एक तो पता चले पहली पार्टी काम कर रही है और दूसरी पार्टी की वो उस दुनिया में ही मौजूद नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल अगर होती है तो ऐसे केसेस में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए और बी है, ठीक है, ए का वॉलेट गिर जाता है, बी को वॉलेट मिलता है, वो उस वॉलेट को ले जाके ए को दे देता है, ठीक है। ए जब अपना वॉलेट को देखता है तो वो खुश होकर बी को 50 रुपये देने का मतलब प्रॉमिस करता है, एक एग्रीमेंट करता है। तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। अब हम इसके थर्ड क्लोज की तरफ चलते हैं। थर्ड क्लोज क्या कहता है कि एग्रीमेंट मेड टू पे टाइम बार डेट। इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई भी जो डेट है, ठीक है, अगर वो टाइम बार हो चुका है, इसका मतलब ये कि मान लो किसी ने किसी को उधार दिया है, ठीक है, उनके बीच का एक समय सीमा थी, भाई इस एग्रीमेंट था, भाई इतने टाइम के बीच में इसको इतना पैसा दे देना चाहिए, बट वो टाइम बार हो चुका है और उसके बाद में उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे केस में वो उसको परेशान नहीं कर सकता कि तुमने तुम्हारा पैसा क्यों नहीं दिया। पहला क्लोज तो ये, पहला तो चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सेक्शन 25 के थर्ड क्लोज में ये लिखा हुआ है कि मान लो जब टाइम बार जो डेट है, ठीक है, उसके
टाइम बार डेट के लिए अगर जिसने लोन लिया है, जिसने जो पैसा लिया है, वो या फिर उसका कोई भी एजेंट आके बाद में कोई एग्रीमेंट साइन कर देता है कि ठीक है तुम्हारा इतना पैसा था, मैं तुम्हें इसको बाद में इतने टाइम पे या फिर बाद में लौटा दूंगा, या फिर वो उसको पार्शली या फिर फुल फ्लेज लौटाने के लिए कोई एग्रीमेंट कर देता है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड नहीं होंगे। इसके कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि जो लोन है वो एक्चुअल में, मतलब उसने जो लिया हुआ है वो एक्चुअल में लिया होना चाहिए। एक तो पता चले वो फेक प्रॉमिस है, वो फेक प्रॉमिस था कि उसने कोई लोन लिया ही नहीं था। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि वो जो एग्रीमेंट अब दोबारा टाइम बार डेट के ऊपर बना होना चाहिए, वो लिखित होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इसके अलावा जो अब एग्रीमेंट बन रहा है वो कंडीशन के साथ या बिना कंडीशन के साथ भी बन सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन ये है कि वो जो कंडीशंस उसमें लिखी हुई है एग्रीमेंट में, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती जब तक कि वो एग्रीमेंट फुलफिल ना हो जाए। और ये जो एग्रीमेंट है वो जो लोन लेने वाला है वो खुद या फिर उसका कोई एजेंट, जो ऑथोराइज एजेंट है, उसके द्वारा ही साइन होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, ए और बी है, ठीक है। ए ने बी से लाख रुपए लगभग 2010 में उधार लिए थे। 2015 तक उसको वो पैसा लौटाना था पर उसने नहीं लौटाया। मान लो 2017 में आके वो एग्रीमेंट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा दोबारा लौटा दूंगा, तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लोज क्या बोलता है? नेक्स्ट क्लोज ये बोलता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी भी चीज़ को गिफ्ट देने के लिए होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो बिना कंसिडरेशन के भी वॉइड नहीं होगा। पांचवा क्लोज होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर चैरिटी एंड डोनेशन, इसका मतलब यह है कि जब दान दिया और लिया गया और ये जो एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो गया, तो ऐसे केस में इसकी जो लीगलिटी है, इसके ऐसे केस में इसका जो लीगलिटी है इस एग्रीमेंट की, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और अगर मान लो कि कोई पार्टी है, उसने फ्यूचर में दान देने के लिए कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया है और उसके एग्रीमेंट साइन करने के बेसिस पे उसको जो दान मिलने वाला है, तो दान लेने वाली पार्टी उस दान के बेसिस पे, उस डोनेशन के बेसिस पे कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर लेती है, तो और उसके बाद में जिसने चैरिटी के लिए, फ्यूचर की चैरिटी के लिए जो एग्रीमेंट किया था वो देने से मना कर देता है, तो इन सारी सिचुएशन में उसको इन फ्यूचर में वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे एक, उसके दान के बेसिस पे कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। इन सभी एक्सेप्शंस के अलावा अगर कोई भी जो एग्रीमेंट है वो विदाउट कंसिडरेशन बनता है तो वो सारे के सारे वॉइड होंगे। सेक्शन 25 यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं सेक्शन 26 में। जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मेड टू इंटरप्ट मैरिज, इसका मतलब क्या है? सेक्शन 26 ये कहता है कि मान लो कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है, वो किसी भी मैरिज को इंटरप्ट करने के बेसिस पे बना है तो वो वॉइड होना ही होना है। अगर किसी की शादी को इंटरप्ट करने के बेसिस पे कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो वॉइड होना है, एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर वो शादी माइनर एज वालों, मतलब कि बाल विवाह हो रहा है और उसके बेसिस पे कोई इंटरप्ट करने के लिए अगर एग्रीमेंट बना है तो वो वॉइड नहीं होगा। सेक्शन 26 इतना ही था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने सजेशन कमेंट में बॉक्स में दें, और अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत फ्रूटफुल लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।